स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसा कि देख रहे हो, एक बार फिर जो शिक्षण कार्य है उस पर कोरोना का साया फिर पड़ चुका है और सारी व्यवस्थाएं फिर पहले की तरह बाधित हो गई। जब बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरे पीक पॉइंट पर आ गई थी तो फिर किसी न किसी तरह से ये व्यवधान शिक्षण कार्य पर आ पड़ा है। ऐसे में जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर आगे के लिए एक संकट खड़ा हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए जो सहयोग बन पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो घर में सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ऐसे में सोचता हूँ कि अगर मैं उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो ज़रूर इस माध्यम से उनको कुछ लाभ मिल सकता है। तो बिना देरी किए हुए टॉपिक पर आते हैं कि मैं यहाँ पर जो अनसॉल्व पेपर है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभ्यास परीक्षा के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि स्कूल नहीं जाएंगे तो वो उनको चीज़ नहीं मिल सकती है जो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में वो पूरी तरह से इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, जैसे कि आसार दिख रहे हैं कि पढ़ाई भले ही बाधित हो लेकिन इस बार एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। वो चाहे जिन परिस्थितियों में हो, जैसे भी हो, बोर्ड परीक्षा ज़रूर करवाएगा। ये मानकर आप अपने मन में चलिए और माइंड सेट भी रखिए। अगर परीक्षा हुई तो फिर ऐसे में आपके लिए समस्या हो जाएगी पेपर को सॉल्व करना। तो सबसे पहले चलते हैं कि जिन बच्चों को नहीं पता है या कंफर्म नहीं है तो एक बार उनको सिलेबस का मोड जो है वो ज़रूर हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, जिसमें से क्या है, प्रोज में आपकी 1 to 5 चैप्टर है, वो भी स्टार्टिंग के। जो स्टार्टिंग में होंगे वो आपके स्टार्टिंग के 1 to 5 चैप्टर प्रोज के लेंगे। इसके बाद पोएट्री में 5 पोएम्स हैं, जिनमें से आपको पहला जो आपकी माई मदर एट 66 है, फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम है, फिर इसके बाद है कीपिंग क्वाइट है, फिर इसके बाद आपकी आती ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है फॉर एवर, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और इसके बाद एक बीच की पोएम आपको छोड़ देनी है। बीच की पोएम जो रोड साइड स्टैंड है उसको छोड़ देना है। इसके बाद आपकी आती है जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो ये 5 पोएम आपको लेना है। फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री में क्या है, सप्लीमेंट्री में स्टार्टिंग की 6 स्टोरीज हैं। 6 स्टोरी मतलब 1 to 6 1 to 6 स्टोरी स्टार्टिंग से लेना है। लास्ट की जो स्टोरीज हैं उनको छोड़ देना है। तो अगर हम देखेंगे बिगिनिंग से 1 to 5 चैप्टर प्रोज के और 5 पोएम्स हैं, लेकिन उनमें से एक जो बीच की पोएम है, टोटल 6 पोएम्स हैं, जिनमें से एक की बीच की जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसको आप छोड़ देंगे। ऊपर की 4 और एक नीचे की लास्ट की 5वीं पोएम, वो आपको लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग से 6 स्टोरीज आपकी सप्लीमेंट्री में लेना है। तो ये आपका लिटरेचर का है। और ग्रामर को तो पूरा ही है, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ग्रामर में देखते हैं। अब बात आती है, ये तो 30% सिलेबस है कि जो नहीं है उनको मैंने लिया नहीं है, जितना था उतना बता दिया। अब जो पेपर होगा, जो आपका पेपर मिलेगा, उसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। ये आपके सेक्शन होंगे।
अर्थात जो बोर्ड का एग्जाम पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो आपको देखना है जो सेक्शन ए का होगा, सेक्शन ए वो रीडिंग का होगा, रीडिंग, जिसमें एक अनसीन पैराग्राफ होगा, अनसीन पैराग्राफ। थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि पढ़ाना भी है आगे, तो थोड़ा ये आप ध्यान में रख कर चलिए। और ये आपका होगा 15 मार्क्स का, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे 3-3 नंबर का पैराग्राफ से, जो 12 नंबर का होगा। इसके बाद एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछेगा जो 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका टोटल 15 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज होगा, यानी कि जिसको हम कहेंगे रीडिंग ए, यानी ए सेक्शन वो होगा आपका रीडिंग का, सेक्शन ए रीडिंग का। ध्यान देना जरा। तो इसमें आपको एक अनसीन पैराग्राफ मिलेगा जिसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा जिनमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे, तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे जो टोटल 12 नंबर के होंगे। और इसके बाद आपका एक नंबर का उसी से वोकैब्स टाइप का पूछेगा, कहीं सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा या कोई फ्रेज होगा, उस तरह से एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछेगा जो 3 नंबर का होगा। टोटल आपका 15 नंबर का ये सेक्शन ये ए लिया जाएगा, तो 15 नंबर का ही हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी राइटिंग का होगा, यानी इसमें लेखन प्रक्रिया के लिए देगा वो, जिसमें से आपका एक आर्टिकल होगा और दूसरा आपका जो लेगा वो एक लेटर होगा, लेटर। और ये भी 10 नंबर का होगा और ये भी 10 नंबर का होगा, टोटल आपका 20 नंबर का होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि आर्टिकल जैसे आप ऐसे लिखते हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स के भीतर होगा। आर्टिकल वो किसी भी बेस्ड पर होगा, पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन जो सोसाइटी में है उस पर आपको लिखने के लिए देगा और आप लिखेंगे, उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। और एक लेटर देगा, जनरल लेटर हो सकता है, कंप्लेनिंग लेटर हो सकता है, और लेटर टू द एडिटर के लिए हो सकता है। तो ये ऑप्शन इसमें दे देगा। आर्टिकल में 2 ऑप्शन देगा, ये 3 भी दे सकता है, जिसमें एक करना होगा और ये 10 नंबर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। इसमें 2 लेटर देगा और 2 लेटर में से आपको एक करना है, तो 10 नंबर इसके होंगे। 10 टोटल आपका ये सेक्शन जो बी राइटिंग वाला होगा वो 20 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन सी, ये सेक्शन सी आपका ग्रामर का होगा, क्योंकि ये जानना बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है कि सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है और दूसरा एकदम नया सिलेबस है। तो नया सिलेबस आपका और नया पेपर होगा। अनसॉल्व पेपर में भी या किसी में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको नया मिलेगा, कोई भी आपका बैक पेपर नहीं है, मतलब पिछला पेपर या पिछला कोई मॉडल पेपर आपको नहीं है, सब नए पेपर होंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी। कुछ बच्चे अज्ञानता बस इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं या उनको नहीं बताया जाता है, तो इससे उनके 10-5 नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन को हमको किस तरह करना है। तो एक बार पेपर के फ्रेम को पूरी तरह, उसका क्या मतलब है, कैसे करना है, तो वो जानना ज़रूरी है। तो ग्रामर जो होगी आपकी वो आपकी 20 नंबर की होगी। तो ये जो राइटिंग होगा आपका, ये आर्टिकल प्लस एक लेटर होगा जो 20 मार्क्स का होगा। ग्रामर आपकी 20 मार्क्स की होगी, जिसमें से आपको दिया जाएगा क्या, 20 नंबर की। इसमें आपके सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद आपका आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, और इसके बाद सिंटैक्स होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और फ्रेजेस, और एक सिंटैक्स आपको वो अलग से देता है। तो इस तरह से टोटल आपका ये पूरी 20 नंबर की ग्रामर होगी। फिर इसी में तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपका ग्रामर और ग्रामर सेक्शन, ये ग्रामर का ही हेडिंग होगी, और इसमें आपका ग्रामर और प्लस एक स्टोरी देता है,
ग्रामर प्लस स्टोरी, तो स्टोरी आपकी हो जाएगी 5 नंबर की, तो टोटल आपका ये हो जाएगा 25 नंबर का। फिर इसके बाद डी सेक्शन में आपका देगा लिटरेचर। डी सेक्शन में लिटरेचर देगा, जिसमें प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा 4 नंबर के, और एक इसी प्रोज से ही लॉन्ग देगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर के 2 क्वेश्चन देगा, और एक आपका लॉन्ग देगा जो कि वो 7 नंबर का होगा, ये लॉन्ग होगा। तो ये आपका 15 नंबर की आपकी प्रोज हो जाएगी, 15 नंबर की प्रोज हो जाएगी। इसके बाद आपका इसी लिटरेचर इसी पार्ट में, तो ये प्रोज का होगा। पोएट्री से क्या देगा, पोएट्री से वो आपको एक स्टेंजा देगा। स्टेंजा में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में 2 नंबर के होंगे, 6 नंबर का हो जाएगा। फिर इसी में आपको देगा एक सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया आपका हो जाएगा 4 नंबर का। और इस तरह से इसी में सप्लीमेंट्री होगी, इसी सेक्शन में सप्लीमेंट्री होगी, और सप्लीमेंट्री में शॉर्ट क्वेश्चन देगा 2, जिसमें 4 नंबर के हो जाएंगे, तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। और इसके बाद एक लॉन्ग देगा, तो वो आपका 7 नंबर का हो जाएगा। तो ये आपका इतना टोटल ये आपका पेपर का फॉर्मेट है। तो 15, 20, 35, और 35 और 20 या 25 ये जाकर बने 60, और 60 के बाद आपके ये 60, 10, 70, और 70 और 15 हो जाएंगे आपके 70 और 15 हो गए जाकर के 85, और 85 और 15 ये जाकर के टोटल आपके हो जाएंगे ये 100 नंबर। तो टोटल आपका पूरा पेपर जो होगा ये चारों सेक्शन मिला करके 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। मतलब एक बार मैं फिर बता देता हूँ, रीडिंग का जो सेक्शन होगा उसमें एक अनसीन पैसेज 15 नंबर का, और बी राइटिंग एक आर्टिकल प्लस लेटर 20 नंबर का, ग्रामर जिसमें ग्रामर और स्टोरी होगी, 20 नंबर की ग्रामर होगी, 5 नंबर की आपकी स्टोरी होगी जो कि हिंदी टू इंग्लिश होगी, तो वो टोटल 25 नंबर का। फिर लिटरेचर पार्ट में जो कि डी सेक्शन में मिलेगा, वो उसमें प्रोज के 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछेगा 4 नंबर के, और एक लॉन्ग पूछेगा उसी में। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आएंगे प्रोज से, जो कि 15 नंबर का होगा। पोएट्री से एक स्टेंजा देगा, जिसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे स्टेंजा में 3, और तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, मतलब वो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको एक सेंट्रल आइडिया देगा, सेंट्रल आइडिया में से वही पोएम्स जो अभी मैंने बताई थी 5 पोएम है, 5 पोएम में से 3 ऑप्शन दे देगा, 3 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा जो कि आपका 4 नंबर का होगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा 4 नंबर के, 8 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉन्ग देगा जो 7 नंबर का होगा। इसी तरह से होगा जैसे इसमें प्रोज में 8 नंबर का और ये 7 नंबर का, टोटल 15 नंबर का, और ये भी आपका 15 नंबर का। तो 15 और 15 30, और 30 और ये 10 40, और 40 के बाद ये 20 60, 20 80, 10 90, और 5 5 ये 10 100 नंबर का 100 मार्क्स का ये होगा। अब उसमें तुमको किस तरह से मैनेज करना है ये तुमको अपना देखना है कि हम कैसे मैनेज करें। तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। प्रिपरेशन क्या है कि अगर आप उसके अनसॉल्व पेपर के जो सेट है, अगर वो आप आराम से 1 बाय 1 करते हो, तो जिस समय आपके सामने पेपर आएगा तो वो पेपर बहुत आसान लगेगा, ये समझ लीजिए। और अगर आप एक काम करते हो कि मेरे चैनल से जुड़ करके और ये पेपर आप जो मैं सॉल्व करता हूँ, अगर इनको आप देखेंगे तो पेपर भी आपके लिए बिल्कुल नया नहीं रहेगा, और साथ में क्वेश्चंस का जो रिवीजन होगा वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये अनसॉल्व पेपर है, ये 2022 का है, अभी का नया है, और इसमें मैंने लिया हुआ है आपका पहला सेट। तो पहले सेट में आपका रीडिंग पैराग्राफ है सेक्शन ए में, और ये बिल्कुल बिगिनिंग का है पहला। तो यहाँ पर आपको मैं पैराग्राफ तो अभी नहीं कराऊंगा,
क्योंकि पैराग्राफ कराने के लिए या तो मुझे नोट करना पड़ेगा और या फिर पीपीटी के माध्यम से कराऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है सेक्शन जो बी है, उसको भी मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि इसमें लेटर है और आर्टिकल है। तो ये है कि पहले तो मैं सेक्शन सी ग्रामर लेता हूँ। अब ग्रामर पढ़ने के बाद आपको किस तरह उसकी अपनी सुविधा समझ में आ रही है, कैसे आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हमारे लिए अच्छा है, तो जैसे मैं देखूंगा कि आप लोग उसका लाभ ले रहे हो तो फिर मैं इसमें लेटर लिख के बताऊंगा, सीधे बोर्ड पर समझाऊंगा कि लेटर लिखते कैसे हैं और लेटर का कॉन्सेप्ट कितना मतलब शॉर्टकट है, जो आप कोई भी लेटर उसमें बना लोगे इत्मीनान से, और वो लेटर आपका 10 नंबर का है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में समझ लीजिए एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। और अगर मैंने आपको लेटर लिखना बता दिया और वो आपने ध्यान से सुन लिया, सिर्फ एक दिन में आपको बताऊंगा कि लेटर लिखते कैसे हैं और वो आपको चुटकियों में लेटर लिखना आ जाएगा। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि उसमें बताया कैसे जा रहा है। बाकी एक स्ट्रक्चर लिया जाएगा लेटर का और उसी स्ट्रक्चर में आप किस तरह से उसको मैनेज कर देते हो, तो वो आपको सिर्फ एक लेटर में आपको समझ जाना है। बस थोड़ा सा आपको चेंज करते रहना है और हर लेटर उसी में बन जाएगा। वो चाहे एडिटर का हो और चाहे आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो डायरेक्ट, तो एडिटर को लिखने में क्या परिवर्तन करना होता है, क्या बेस रखना पड़ता है, और डायरेक्ट किसी ऑफिसर को ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो वो उसमें कैसे हमको स्ट्रक्चर लेकर चलना पड़ता है। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही लेटर में आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, बस ये है कि हो सकता है मैं उसको कल ले लूँ या परसों ले लूँ। तो पहले हम यहाँ पर जो ग्रामर है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है आपका सेक्शन सी जिसका नाम है ग्रामर। अब देखिए इसमें क्या है कि लिखा हुआ है चेंज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ समझना है कि पेपर किस तरह का आएगा, तो हमें सॉल्व कैसे करना है। लिखा है वहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन, कैसे आएगा, ए नंबर का लिखा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट in a country is, और फिर लिखा है कॉल्ड। ऐसे करके क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। नंबर 1 दिया है यहाँ पर, क्या दिखा है, मोनार्की, ये लिखा है। नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है एनार्की, और नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है पैट्रियार्की, और यहाँ पर फिर दिखा है मैट्रियार्की चौथा। तो जहाँ पर अब देखो ये आपको वन वर्ड है जो इस बेस पर ऐसे दिया जाएगा। अब पहले आता था कि पहले आपको सिर्फ इतना लिखा होता था द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये केवल आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया होता था, और जो वन वर्ड होता था वो खुद ही लिखना होता था। अगर आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो काम खत्म। अब क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। खतरा उतना ही है जितना पहले होता था। ये न मत समझिए कि ऑप्शन दिए हैं तो हम आसान, हाँ ये है कि ऑप्शन में एक फ़ायदा होता है कि अगर हमने पढ़ रखा है और थोड़ा थोड़ा याद है, या हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या मतलब हमने कहीं पढ़ रखा था पर याद नहीं है, तो इसमें ये होता है कि जब ऑप्शन देखते हो तो आप तुरंत ही उसको पकड़ लेते हो कि ये होगा। बट ये है कि पढ़ा हुआ तब भी होना चाहिए। अगर बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं तो फिर आइडिया नहीं कहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इसको नहीं जानता है कि एक देश में अगर जहाँ सरकार कोई ना हो, कोई सरकार ही नहीं है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जिसने नहीं पढ़ रखा है, तो वो तब भी नहीं कर पाएगा, पता नहीं कौन सा लगा देगा। बस उसके पास सिर्फ होगा एक गैस। अब गैस तो क्या होता है, गैस तो ये होता है कि 50% होता है, रिस्की होता है। अगर ठीक बैठ गया तो बैठ गया, अदरवाइज चला गया। और अगर कहीं थोड़ा सा पढ़ रखा है तो ये होता है कि पढ़ा हुआ शब्द थोड़ा सा जल्दी आ जाता है।
तो अब जैसा भी हो वो तो स्थिति बच्चे की बताएगी कि वो क्या करता है और कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए मोनार्की, एनार्की, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, ये इस तरह से लिखा। तो अब आपको बता दूं कि जिस देश में कोई सरकार नहीं होती है उसको एनार्की कहते हैं, एनार्की। इसका मतलब होता है जहाँ सरकार ही कोई नहीं हो तो वहाँ अराजकता की स्थिति होती है। तो जहाँ अराजकता की स्थिति होती है उसको एनार्की कहते हैं, वही है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ आपका ऑप्शन चुना जाएगा 2। तो ये आपको देखना है कि यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है। ये पहला क्वेश्चन था जो इस तरह से आएगा। अब इसके बाद है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, द फ्रेज, फिर है इंचिंग टुवार्ड्स, इंचिंग टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, और फिर कह रहा है मीन्स। ये अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए, इसमें ऑप्शन दिया है नंबर 1 क्या है, टू हैव एन इची फीलिंग, टू हैव एन इची, ITCH, इची फीलिंग, ये दिया है। दूसरा दिया है आपका टू मेजर समथिंग, टू मेजर समथिंग दिया हुआ है। और इसके बाद तीसरा दिया हुआ है आपका, तीसरा टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन। और फिर दिया हुआ है टू मूव अपवर्ड्स, चौथा टू मूव अपवर्ड। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए और इस फ्रेज का मतलब बताना है। इंचिंग टुवार्ड्स, तो इंचिंग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, इंच बाय इंच, और टुवार्ड्स माने की ओर। और की ओर क्या बताता है, किसी दिशा की ओर, किसी तरफ, कहीं को भी। तो इससे किससे, अभी अगर टू हैव एन इची फीलिंग, इची माने होता है, इच माने खुजली होता है, लेकिन यहाँ पर होता है चिड़चिड़ापन, मतलब चिड़चिड़ेपन को महसूस करना, मतलब जैसे किसी को इरिटेशन होना। फिर ये टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना, ये चीज़ उसने इसलिए दे दी कि इंचिंग, इंच शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो कोई लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि इंच माने तो एक दूरी का छोटी सी इकाई है, तो मापने के अर्थ में होता, तो यहाँ पर वो लगा सकता है। और ये टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना, तो इंचिंग टुवार्ड्स समझ गए होंगे कि क्या होगा, यही ऑप्शन होगा। और ये टू मूव अपवर्ड का मतलब लिखा है ऊपर की ओर जाना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर की ओर जाने का मतलब अलग हो गया, लेकिन किसी भी दिशा की ओर जाने का मतलब टुवार्ड्स होता है। टुवार्ड्स का मतलब अपवर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको आप नहीं लेंगे। और इंचिंग से भी आपको स्लोली का सेंस मिलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, ये आपका इंचिंग टुवार्ड्स जो ईडियम है, ये ईडियम है। और इस ईडियम की मीनिंग आपको सही सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, और एक वो भी सही वाला, और तब जाकर आपका सही हो जाएगा। तो आप जब ऑप्शन लेंगे यानी आंसर लिखेंगे तो आप नंबर डालेंगे, फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स लिखेंगे, बाकी आप आगे क्या करके ये ऑप्शन नंबर लिखेंगे और ये मीनिंग पूरी इसी के सामने उतार देंगे और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी बी नंबर। फिर सी नंबर क्या है, सिनोनिम ऑफ, सी नंबर है सिनोनिम ऑफ, नीम ऑफ मीगर इज। अब ये दिया हुआ है, पहला क्या है, पहला है आपका स्कार्स, दूसरा क्या है, दूसरा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। और जो सी नंबर है यानी तीसरा वो स्कैंटी है। इसके बाद क्या है, जो चौथा है वो लिखा है बोथ, ए एंड, और फिर लिखा है बी। ठीक,
ये मैंने इसलिए वैसा ही लिखा है क्योंकि कई बच्चों के पास अनसॉल्व होगा, उससे मिलाकर देख ले कि हमारा पेपर है जो क्वेश्चन है वही सॉल्व हो रहा है कि नहीं और उसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखिए पहले तो ये हम बता दें कि मीगर का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कम। कम का मतलब होता है अपर्याप्त और अपर्याप्त, जबकि प्लेंटीफुल माने होता है पर्याप्त, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसमें आ जाते हैं। स्कैर्स माने कम होता है, स्कैंटी माने भी कम होता है। यहाँ पर है 4 में बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी चूंकि ये दोनों सही है, पहले समझ लीजिए ये दोनों सही है, तो हमारा होना चाहिए कि बोथ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब बोथ 1 एंड 3। हमारा यहाँ पर दे रहा है वो 1 एंड 2, लेकिन हमारा 1 एंड 2 चूंकि पूरी तरह गलत है, ये इसका एंटोनिम है मीगर का प्लेंटिफुल, ये एंटोनिम है, तो ये उल्टा है, तो ये नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए 1 एंड 3। 1 एंड 3 या फिर ए बी पढ़ा हो तो ए एंड सी ऐसा होना चाहिए। तो स्कैर्स माने कम होता है, स्कैंटी माने कम होता है, प्लेंटीफुल माने पर्याप्त होता है, लेकिन मीगर माने कम होता है यानी अपर्याप्त होता है, इसलिए इसको तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। जबकि ऑप्शन 1 एंड 3 है, ये दोनों सही है, तो समझिए कि ऑप्शन 1 एंड 2 आपके इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी मिलेगा, जबकि इसमें 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो होना चाहिए 1 एंड 2 या 1 एंड 3, लेकिन 1 एंड 2 बिल्कुल गलत है, 1 एंड 3 होना चाहिए, तब आपका ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा ये, क्योंकि इसके ये दोनों सही। स्कैर्स माने स्कैर्सली आपने सुना होगा, स्कैर्स माने कम होता है, स्कैंटी भी होता है कम अल्प मात्रा में, तो ये आपका मीगर का ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो यहाँ होना चाहिए बोथ 1 एंड 3, आपको ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए जब पेपर बनता है तो इस तरह की कमियां नहीं होती हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक या एडिटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से मैनेज करना है। फिलहाल ये आपका सी नंबर तक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन डी नंबर है, तो डी नंबर में एक आपको सिंटैक्स देगा जो कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पर लिखा वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये दिया है, और फिर दिया हुआ है यहाँ पर विच वर्ड, बाद में क्वेश्चन भी दिया होगा, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, ये दिया है। अब यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शन में नंबर 1 लिखा हुआ है शुड, ऑप्शन 2 यहाँ पर ऑप्शन 2 में लिखा है डू, ऑप्शन 3 यहाँ पर लिखा हुआ है हिज, और ऑप्शन 4 यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ड्यूटी। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, ये आपका सेंटेंस दे देगा इस जगह पे ऐसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, और कह रहा विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में एक गलती है, वो कौन सा शब्द है, एक इसमें एक गलत शब्द है, वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन शुड बताना है कि शुड गलत है क्या, डू गलत है क्या, हिज गलत है क्या, और ड्यूटी गलत है क्या। तो यहाँ पर सभी बच्चे जानते होंगे कि ये हिज गलत है, यहाँ पर ये नहीं होता है। जब कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन होते हैं सब इंडेफिनिट ही होते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए वन शुड डू वंस, फिर ऐसे लिखा जाएगा। अगर करेक्शन करने के लिए आए तो इसकी जगह, वो तो अभी ये पूछ रहा है कि इनमें गलत कौन है, तो हमने गलत पकड़ लिया कि हिज गलत है, पर अगर करेक्शन करना पड़े तो वंस होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाता है वन शुड डू वंस ड्यूटी। कभी आपने देखा सेंटेंस अगर 1 है और यहाँ पर ये हो जाता है कि वन शुड डू, फिर हो जाएगा वंस वर्क, और फिर आ जाएगा वंस सेल्फ, मतलब ये भी इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट और ये भी इंडेफिनिट।
अगर यहाँ पर एक भी जगह यहाँ हिज वर्क लग गया या हिमसेल्फ लग गया, ठीक है ना, तो वो गलत माना जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट 1 हो गया तो इससे संबंधित जो भी प्रोनाउन होंगे, इससे संबंधित आपके जो भी प्रोनाउन होंगे वो सब आपके कैसे होंगे, इंडेफिनिट ही होंगे। तो यहाँ हिज लगाना पूरी तरह गलत है। अगर आगे सेंटेंस बढ़ता है वन सेल्फ नहीं है, हिम सेल्फ है, तो वहाँ पर भी वन सेल्फ ही आना चाहिए। तो प्रत्येक को अपना काम अपने आप करना चाहिए, ऐसा करके ये अर्थ आता है। और सिंटैक्स में ये क्वेश्चन या ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस बात पर आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये चीज़ ध्यान से सुन रहे हो तो ये पूरी तरह से आपको आ जाएगा। तो आपको इसमें आपको ऑप्शन ये सुनना है, ये शब्द आपका गलत लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर है सी नंबर, डी के बाद ई नंबर। ई नंबर है आपका, कह रहा द एंटोनिम ऑफ, फिर कहता बैरन, बैरन और इज लिखा हुआ है, ठीक। बैरन का एंटोनिम क्या है? पहला है ऑप्शन फर्टाइल, दूसरा ऑप्शन है आपका इनफर्टाइल, ठीक, और यहां पर तीसरा है फ्यूटाइल, और यहां पर है फ्रेजाइल चौथा। मतलब इतना वो काफी नजदीक दे देता है कि अगर सामान्य बुद्धि लगा रहा है कोई बच्चा तो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। देखो फर्टाइल, इसका मतलब होता है, बैरन का एंटोनिम फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, इनफर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ बनाना। देखो ये भी है, ये और ये सेम लग रहा है, लेकिन ये इनफर्टाइल है और ये फर्टाइल है। मैं समझता हूँ अगर दोनों ऑप्शन दे दिए तो बहुत सारा बच्चा यही करके आ जाएगा, जबकि ये गलत है। भाई डेंजर लिखा हो, इन डेंजर लिखा हो, एबल लिखा हो, इनेबल लिखा हो, अनेबल लिखा हो, तो वो ऐसे मिलते जुलते शब्द देता है कि बहुत ज़्यादा डीपली अगर कोई बच्चा नहीं पढ़े हो और बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऑप्शन गलत ही चुन लेगा। और ऑप्शन में बहुत बड़ा खतरा रहता है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल माने बेकार होता है, फ्राजाइल माने कमज़ोर होता है, यानी इजिली ब्रेकेबल को आसानी से जो टूट जाए बिल्कुल कमज़ोर, वो फ्रेजाइल है। फ्यूटाइल माने व्यर्थ होता है, बेकार। और इनफर्टाइल माने उपजाऊ बनाना होता है, जबकि ये एडजेक्टिव है। बैरन ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, इसलिए बैरन के लिए ये नहीं देना है, एडजेक्टिव के लिए वर्ब नहीं देना, एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव देना है। तो फर्टाइल, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है और कोई आपको सेलेक्ट नहीं करना। तो इस तरह से देखिए, अगर ऑप्शन भी वो दे रहा है तो ऑप्शन देने पर भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। ये मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चूँकि तमाम मॉडल पेपर आते हैं और अनसॉल्व है, जैसे यहाँ पर जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे, लेकिन बिना नॉलेज हुए आप नहीं कर पाओगे। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें खतरा ये है, जानते हो कि ये पूरा 2 नंबर का है, और जितने भी ग्रामर में क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा ये भी 2 नंबर का। आप समझिए कि अगर ये आप चुनते हो कि हिच चुन लिया तो 2 नंबर है, अगर गलती से डू या ड्यूटी या शुड चुन लेते हो तो 2 नंबर गए, मतलब कोई चांस नहीं है आप। अगर इसमें आपने कोई भी नंबर दूसरा चूज किया तो समझ लीजिए 2 नंबर चले गए, क्योंकि इसमें ये है कि 1 वर्ड आंसर है, एक शब्द ही आंसर है, एक ही ऑप्शन आंसर है। और वो ऑप्शन नहीं है तो उसमें ये भी नहीं है कि आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाए या आधा नंबर मिल जाए, नहीं, फिर या तो पूरे 2 नंबर हैं सही पे और सही नहीं है तो फिर पूरा 0 नंबर है। तो कितना बड़ा रिस्क है। और ऐसे 2-2 नंबर करके आपने 8-10 सवाल, 2-4-6 सवाल गलत कर दिए तो समझ लीजिए 10-15 नंबर जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो जो हम एक दिमाग में सपना लेकर बैठे हैं कि हमको बहुत अच्छे नंबर लाना है और बहुत अच्छी मेरिट बनाना है, तो वो पीछे रह जाएगा। तो जो बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन के मूड में हैं और सोचते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी भर का ये पहली परीक्षा ऐसी और आखिरी परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें हम जो मार्कशीट हमें जीवन भर काम आएगी, तो वो जो है इस चीज़ में पीछे रह जाएंगे और काफ़ी बड़ा नुकसान उनको हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आगे आपका 5, अभी हम 4 सॉल्व कर रहे थे ग्रामर का सेक्शन सी का,
और 5 नंबर में क्या है आपका ए नंबर दिया हुआ है और ए नंबर में क्या कहता है आई सेड ऐसे करके दिया है, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है और कह रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपके 2 सेंटेंसेस दिए हैं और 2 में से कह रहा है कोई एक करना है, एक और दिया मैं वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पड़ा है आई और ये दूसरा पड़ा है आपका क्या है माई टीचर सेड टू हिम, माई टीचर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। इसके बाद यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन और फिर लिखा हुआ ऑनलाइन टू। ये आपका 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो 2 में से कोई एक करना है और एक में आपके 2 नंबर हैं। अब या तो आप ये करोगे और या फिर ये करोगे, ऐसा तो नहीं कि ये भी करोगे ये भी करोगे और इन दोनों में कोई सही हो जाएगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं। अगर दोनों करते हो तब भी आपका बोर्ड का नियम होता है कि जो पहले किया होगा उसी को चेक किया जाएगा, अगर वो गलत है तो 0 और सही है तो 2 नंबर, इससे उसे कोई मतलब नहीं, दोनों अगर किए तो। इसलिए दोनों करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो एनी वन कह रहा है तो आप इंटरमीडिएट की सीनियर स्टूडेंट हो और इतनी समझ होनी चाहिए कि जब एक करा तो एक करो, दोनों करने के बाद वो भी आपकी चालाकी समझेगा कि आपने दोनों किए, दोनों में से आपको कोई सही हो जाए तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इनमें से कोई वो सेलेक्ट करना है जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये आराम से बना सकता हूँ, वही सेलेक्ट करिए। 2 करने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए इन दोनों में आपको एक ही करना है, लेकिन मैं यहाँ आपको दोनों सॉल्व करके बता देता हूँ। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। सबसे पहली बात ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हमको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है इस हिसाब से कि इस वाक्य का सेंस क्या है, अपना समय बर्बाद मत करो। अब देखिए जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो मोस्टली उनमें एडवाइस होती है, सुबह जल्दी उठा करो, परिश्रम किया करो, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब कोई ऑर्डर का होता है तो वो दूसरा सेंस रखता है कि उसने कहा है ऐसा आदेश का मतलब होता है कि आपको करना ही पड़ेगा अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगा। सलाह का मतलब होता है कि सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, अब आप उसको फॉलो करो या ना करो, उसका आपको इनडायरेक्टली मतलब लॉस होगा। तो जैसे टीचर ने कह दिया कि मेहनत करो, अब तुम करो या ना करो, सुबह जल्दी उठा करो, अब उठो चाहे ना उठो, इसी तरह तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अब तुम करो या ना करो। तो जो भी आपका एडवाइज़र होगा, जो भी एडवाइस कर रहा है वो ये कर रहा है कि आप समय बर्बाद अपना मत करिए, ठीक। अब हम आते हैं तो पहले सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में, चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस ही है यहाँ पर डोंट और प्लस वर्ब से सेंटेंस आपका प्रारंभ है, तो ये इम्परेटिव। और देखो ऐसे सेंटेंसेस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कभी होता है कि कभी ऐसे ही सेंटेंस लड़के नहीं पहचान पाते हैं, जैसे द डॉक्टर सेड, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और फिर होगा डोंट यू फील, डोंट यू फील बेटर नाउ, और वो यहाँ पे ऐसे कर देगा, समझना सर, डोंट यू फील बेटर नाउ। अब आप समझोगे कि ये डोंट ये इम्परेटिव, लेकिन नहीं, ये इम्परेटिव ये इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये डोंट लिखा है तो ये आगे क्वेश्चन टैग बन जाता है, और जब ये क्वेश्चन टैग बन जाता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देता है। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा डोंट के बाद ये वर्ब है, ठीक, लेकिन यहाँ डोंट के बाद ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। तो जो लड़के गौर नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, वो ऐसे वाक्यों में धोखा खा जाते हैं। या तो इसके वाले को ये समझ लेगा जब, या इसके वाले को ये समझ लेगा।
तो ये इसमें डोंट से शुरू है, ये भी डोंट से शुरू है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव और ये इम्परेटिव है। तो मैंने थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए ये सेंटेंस लिखा कि ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं और लड़के उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या तरीका अपनाया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब हमने ये किया तो यहाँ पर आपको अब एडवाइस लेना है। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने किसी को एडवाइस किया कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन बात यह आती है कि जो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज किया जाता है। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के आधार पर बदले जाते हैं, जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदले जाते हैं, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो बदले ही नहीं जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1 और 2 और 3, एस, ओ और एन, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि ये एक रूल होता है प्रोनाउन चेंजिंग का। मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के आधार पर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के आधार पर, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। इसका मतलब होता है नो चेंज, यानी इनको बदला ही नहीं जाता। तो अपने पास सिर्फ बदलने के लिए दो ही प्रोनाउन बचते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर, फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के आधार पर। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया होता है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उसके बदलने के दो तरीके हैं। दो तरीके, नंबर 1, यहाँ पर उसको थर्ड पर्सन में उठाकर चेंज कर देते हैं। पहला तरीका, और वो भी आसान, उसको उठाकर थर्ड पर्सन में बदल दीजिए। हिज कर दीजिए, हिम कर दीजिए, हर कर दीजिए, कुछ भी कर दे, देम कर दीजिए, देर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मतलब थर्ड पर्सन में। लेकिन बदलते समय आपको वाक्य का भाव देखना है कि हम उसको सिंगुलर लें या प्लूरल लें, मतलब देयर करें या हिज करें। दूसरा, हम उसको मतलब फेमिनाइन जेंडर में लें या मस्कुलाइन जेंडर में लें। मोस्टली तो मस्कुलाइन ही लिया जाता है, अगर उसमें कोई विशेष स्थिति दिखाई नहीं जाती है तो मस्कुलाइन ही लिया जाता है, फेमिनाइन को नहीं लिया जाता, उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर ये है कि वो यहाँ पे हर कर देता है तो गलत नहीं माना जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, कोई उचित ऑब्जेक्ट मानकर उसके आधार पर बदलते हैं। उसके आधार पर उचित ऑब्जेक्ट इसलिए कहा गया कि जैसे मान लो आई दिया है तो मी थोड़ी मान लोगे, आई सेड टू मी, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने मुझे को सलाह दिया। इसलिए उचित का मतलब है कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया है तो बेहतर है कि आप थर्ड पर्सन मान लें। आई है तो हिम मान लें, अगर ही है तो मी मान लें। ज़्यादातर मतलब इस तरह की सिचुएशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी जिससे उसका कॉन्सेप्ट बना रहे। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि आई एडवाइज्ड, ठीक, और फिर हमने कर दिया हिम, ठीक, यहाँ पे आपने हिम कर दिया, तो ये थोड़ा सा कंप्लीशन बनी रहती, सेंटेंस का लुक बन जाता है। हालांकि अगर हम ये ना लें तो पहले तरीके में भी यहाँ पर ही जाएगा, इसको ना लीजिए, लेकिन फिर भी पहले तरीके का अगर हम अपनाएंगे तो भी यहाँ पर थर्ड पर्सन में करेंगे तो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा बन जाता है, सेंटेंस का लुक बन जाता है कि आई एडवाइज्ड हिम। अब डोंट को क्या करते हैं, डोंट को आप नॉट टू करते हैं, फिर वेस्ट को वेस्ट कर देते हैं, योर को अब हिम के आधार पर बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, और वैसे भी आ जाता है हिज, ठीक। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन तो मान नहीं लेंगे कि मुकेश मान लें, दिनेश मान लें, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पता नहीं हमने किससे कहा। हाँ, एक कोई हो सकता है जिसको हम थर्ड पर्सन में रख सकते हैं। तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक, ये बना लिया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो नॉट टू करके, तो ऐसे वाक्यों में फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। आई फॉरवर्ड हिम, ठीक, टू वेस्ट हिज टाइम। आप ऐसे भी बना सकते हो जिसमें फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरवर्ड में निगेटिव सेंस ऑलरेडी आ जाता है। जब निगेटिव सेंस आ जाता है तो डू नॉट पूरे को हम हटा देते हैं, यहाँ बनाते हैं इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव बनाकर यहाँ से आपको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको फॉरवर्ड का प्रयोग भी इसमें कर सकते हो। लेकिन याद है
नेवर वाले सेंटेंस में कभी फॉरवर्ड का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि जब नेवर वाला सेंटेंस हम जैसे यहाँ पर वो ये ना लिखता और अगर ये लिख देता, मान लीजिए लिख देता आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लिख देता नेवर वेस्ट, ठीक, और योर टाइम, अगर ये लिख देता तो फिर आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरवर्ड में माने होता है मना करना, कभी ना मना करना या कभी ना करना, ये सेंस नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी कि नेवर जब आए तो आप फॉरवर्ड का यूज बिल्कुल ना करिए। अब यहाँ पर वही रहेगा, आई एडवाइज्ड हिम, और फिर रहेगा जैसे नॉट टू कर दिया जाता है वैसे नेवर टू कर दिया जाता है, नेवर और फिर कर देंगे वेस्ट और फिर कर देंगे हिज और टाइम कर देंगे। तो ऐसे जाकर आपका सेंटेंस ये यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ है नहीं, ये वाला सेंटेंस है, तो नॉट टू करके सेंटेंस को बना दिया और आपके सेंटेंस को कोई गलत करने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं, माई टीचर सेड टू हिम, हालांकि दो में से एक करना था, हो गया, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम इसको भी बनाएंगे। तो माई टीचर सेड टू हिम, मेरे अध्यापक ने उससे कहा, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, मेरे अध्यापक ने उससे कहा कि तुम अपना प्रार्थना पत्र ऑनलाइन भी भेज सकते हो। तो यहाँ पर एक उसको इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए सेड टू को कोई विशेष अर्थ में ना लेकर के सीधे माई टीचर, ठीक है, और फिर कर देंगे टोल्ड और फिर कर देंगे हिम, माई टीचर टोल्ड हिम दैट, और दैट के बाद यहाँ पर लिख देंगे माई टीचर टोल्ड हिम और फिर दैट कर दिया, और दैट करने के बाद यू को हिम के आधार पर बदलेंगे तो हो जाएगा ही, कैन को कर देंगे कुड और फिर सेंड को सेंड ही रहेगा, क्योंकि कुड के साथ और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और जब यू की जगह ही हो गया तो योर की जगह क्या हो जाएगा, योर की जगह हो जाएगा हिज, और फिर कर देंगे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद ऑनलाइन टू और हो गई बात खत्म। तो ये हो जाएगा, मेरे अध्यापक ने उससे कहा कि वो अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेज सकता था, तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, और जहाँ पर जो आवश्यक चीज़ें थी वो हमने क्रमशः बदल दी और आपका ये साधारण सा इनडायरेक्ट बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। बाकी इसको बनाने को हम और स्मार्टली बना सकते हैं। स्मार्टली बनाने का मतलब ये होता है कि माई टीचर परमिटेड हिम, अब देखो थोड़ा स्पेशल जब लेंगे, वैसे ऐसा बना देने में आपको नुकसान कुछ नहीं है, नंबर भी उसको पूरा देना पड़ेगा जो उसको चेक करेगा, लेकिन अगर आप इसमें ये, क्योंकि वो कहना है कि तुम भेज सकते हो, मतलब उसमें यही है कि एक परमिशन भी हो गई, तो यहाँ पर वो अगर लगा देता है परमिटेड हिम, मतलब मेरे अध्यापक ने उसको अनुमति दे दी कि वह अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेज सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और स्मार्टली करेंगे तो ऐसा भी बन जाएगा, माई टीचर परमिटेड हिम टू सेंड हिज, लेकिन अब देखें हिज एप्लीकेशन और फिर कर देंगे ऑनलाइन, फिर कर दिया टू, मतलब मेरे अध्यापक ने उसे अपनी यानी उसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेजने की अनुमति दी। तो ये और स्मार्ट चला गया, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक चीज़ हो जाता है कि कैन को कुड करने से लड़का यहाँ बच जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये स्मार्ट और स्मार्ट हो गया। तो ये एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है वो, पर ये कर सकता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं, और यहाँ पर आपने जो सेट टू को टोल्ड हमने किया वो थोड़ा सा बढ़िया लुक में आ गया और बढ़िया सेंस में आ गया, तो ये आपका फेवरेबल है। ये थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, ये किसी के सामने हम समझाने के तौर पर कर सकते हैं कि ऐसे बना देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा परीक्षाओं में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का सेंटेंस हो जाता है, जो कि ऐसे करके ऑप्शन में पूछ देता है कि कौन सा सही है, तो फिर हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों इनडायरेक्ट बनाए। अब दोनों इनडायरेक्ट बनाने के बाद
देखो पूरा पेपर जितना सॉल्व कराया जाए उतना समझते जाइए, उतना देखते जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्लू, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बारीकियां इसमें आती चली जाती हैं, और अगर लड़का उनको नहीं देखता तो उन चीज़ों से रह जाता है। फिर आपका बी नंबर है जिसमें सिंथेसिस है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है यानी 5 का बी नंबर है, और उसमें से पहला है कि आई कैन गिव यू एड्रेस, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, और फिर इसमें दूसरा पेयर है इसका, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, माई मदर गिफ्टेड इट टू और मी, और इन दोनों को मिला करके एक बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी सिंथेसिस में मैंने लिए नहीं थे, हाँ ये है कि उसको भी लेना है, इनको ज़्यादा डीपली अभी पढ़ाया नहीं, फिर भी यहाँ पर बन ही जाएगा। मैं तुम्हें ये ड्रेस दे सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ, मेरी माँ ने मुझे इसे उपहार में दिया था, या मेरी माँ ने इस ड्रेस को मुझे भेंट की थी। तो गिफ्ट माने उपहार में देना या भेंट करना। अब इसको कैसे करेंगे, आई कैन गिव यू द ड्रेस, ठीक, विच माई मदर, फिर कर देंगे गिफ्टेड, गिफ्टेड गिफ्टेड, ओहो ये होता है कि समय कम लगे काम ज़्यादा हो जाए, इसमें इसलिए हो जाता है गिफ्टेड टू मी, ये चीज़। अब देखो इसमें वो क्या कि हमने, आपने क्या परिवर्तन देखा, ए को हमने हटा दिया, क्योंकि ये जब सिंगल सेंटेंस था तो यहाँ पर कोई भी ड्रेस है, यहाँ पर वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर रहा, हम एक जनरल एक सामान्य किसी ड्रेस की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ, तो वहाँ पर ए लगा हुआ है। लेकिन जब हमने इस तरह सेंटेंस लिया तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज में, और एडजेक्टिव क्लॉज में जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो द, तो यहाँ पर हो गया कि आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर द जो है इम्फेसिस करेगा, और ये एक पार्टिकुलर ड्रेस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ड्रेस कोई भी ड्रेस नहीं हो गई, अब ये डेफिनिट ड्रेस हो गई, अर्थात एक निश्चित हो गई, इसलिए हमें यहाँ पर ए को चेंज करना पड़ेगा। छोटे छोटे डिवाइसेस की वजह से सेंटेंस गलत भी होता है और सेंटेंस सही भी होता है। अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हो, बढ़िया पढ़ सकते हो। तो आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूँ, विच जो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट ये है, और ये एंटीसीडेंट वाला मैटर मैं एक वीडियो में सिंथेसिस वाले में ही समझा चुका हूँ, जिसमें हमने क्लॉज पढ़ी है और क्लॉज के साथ में एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ी है। तो जो क्लॉज एनालिसिस की वीडियोस पढ़े हैं उसमें आप जाकर के देख सकते हो। तो आई कैन गिव यू द ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, जो मेरी माँ ने मुझे भेंट की थी। इट यहाँ पे हमने हटा दिया, इट इसलिए हटा दिया क्योंकि इट किसके लिए है, ड्रेस के लिए, और जब इट के लिए हमने ड्रेस और विच दो चीज़ें लगा दी हैं तो ये इट अगर हम लगा देंगे तो वो एक एक्स्ट्रा सेंस देगा जो सुपरफ्लस में आ जाएगा। सुपरफ्लस का मतलब होता है एक अनावश्यक चीज़ आती है जो एक्स्ट्रा सेंस देता है, उसकी हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अतः यहाँ पर हमको सेंटेंस बिल्कुल प्योर आपको बन गया, आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं आपको वो ड्रेस दे सकता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसमें ए इसलिए लगा क्योंकि ये इसका और इससे अभी कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे द लग जाएगा, और इस चीज़ में आपको बेहद अलर्ट रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस सेंटेंस को ओरिजिनली डील कर पाएंगे। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका आपको दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है डू इट और लीव इट। पहला डू इट
और फिर कह रहा है लीव इट। और ये बनाना है आपका सेंटेंस, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, कंपाउंड बनाना है ये, कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने में इतना टेक्निकल सेंटेंस है, अगर हम ये कर दें डू और दूसरा सेंटेंस डाई, ये ठीक, और अगर हम ये कर दें डोंट डू इट, ठीक, और लिखा है यू विल डाई, ठीक, अगर हम ये कर दें डू और डाई, तो सेंटेंस सब अलग अलग तरह से आपको सेंस देंगे। आप ये ना समझिए कि चीज आसान है, करो मरो दो वाक्य हैं, तो वो कहता है डू और डाई, करो या मरो। और ऐसा भी हो सकता है कि डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो और मरो। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, क्योंकि ये नहीं पता चलना ना कि करो या मरो, ऑप्शन दे रहा है। हो सकता है वो कह रहा है कि करो और मरो, तुम इसको करो तुम मर जाओगे, तो करो और मरो। ये चीज यहां पर समझ लीजिए, करो या मरो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उलझा देगा। और अगर आप समझोगे नहीं तो ये सेंटेंस जब भी आएगा आपके सामने तो यहां पर आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो यहां पर आपको समझना है कि डोंट डू इट यू विल डाई, इसे मत करो तुम मर जाओगे। तो डोंट डू इट अदरवाइज, अब यहां अदरवाइज लगेगा कंपाउंड बनाने में। डोंट डू इट इस जगह पे, इसे मत करो यू विल डाई, तुम मर जाओगे, तो इसे मत करो अन्यथा तुम मर जाओगे। और ये तो जुड़ा जुड़ा है, अब इसको जोड़ना है तो इसमें और भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो। डू और डाई, करो या मरो, करो और मरो, चूंकि कंपाउंड कह रहा है, कंपाउंड में ये भी हो सकता है, ये भी तो कम्युलेटिव सेंस में भी हो सकता है और आपका अल्टरनेटिव सेंस में भी हो सकता है। और एक चीज, अगर आप इसको हटा दो, अगर इसको हटा दिया आपने, केवल इतना कर दिया, इतना समझना, ध्यान दीजिए। मेरे लिखने की स्पीड थोड़ा अलग टाइप की, लिखने का मेरे कोई कम क्रम नहीं है। कुछ वीडियो वाले बहुत अच्छे ढंग से सजा करके बढ़िया क्रम से लिख करके करते हैं, लेकिन जब मैं फ्लो में समझाता हूँ तो मेरा समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी चीज़ कब कहाँ उठा लेता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ बिल्कुल मेरे पेन और मेरी वॉइस के साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना के चलता है, वो हर चीज़ को कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो मैं पता चला यहाँ बता रहा था, मैं यहाँ बता के, यहाँ से मैं यहाँ बता के, यहाँ से मैं यहाँ बता के, वो फिर मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। इसलिए आप मुझसे जुड़े रहेंगे। इसे करो तुम मर जाओगे, इसे करो तुम मर जाओगे। अब बताओ क्या लगेगा? तो अब लगेगा डू इट एंड यू विल डाई। और ये सब कंपाउंड बन रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन चीजों का, कि अगर आपको दे दिया जाए तो एक बार उलझ जाओगे। अगर यहीं पर डोंट लगा दे तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, डोंट हटा दिए तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और ये अगर लिख दिए, ये अभी अदरवाइज लग रहा था, अब एंड लग रहा है, और यहाँ पे और लगा है, इसी में आप एंड लगा के बना सकते हो। ठीक, उलझा दिया ना। तो ये मैटर डील करने के लिए आपको मेरे साथ बराबर जुड़े रहना पड़ेगा, और तब आप देखोगे कि इंटरमीडिएट में सिंथेसिस का जो एक अद्भुत कंसेप्ट होता है, एक जबरदस्त कंसेप्ट होता है, वो आपको यहाँ पर मैं डील करके बताऊंगा। और तब आप जानोगे कि सिंथेसिस में मैंने कहा ना कि जिसने सिंथेसिस डील कर लिया वो इंटरमीडिएट की इंग्लिश उसकी मुट्ठी में है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर उलझना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, उसको अच्छी तरह से डील करना, ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको, अब मैं बताता हूँ, ओरिजिनल सेंटेंस आपको बाकी पड़ा है। तो डू इट लीव इट, इसे करो इसे छोड़ दो। तो खुद समझ में आ रहा होगा ना कि क्या करना है। ये अल्टरनेटिव आपका सेंस देता है। अल्टरनेटिव मतलब एक विकल्प देता है। आपके पास दो विकल्प हैं और वो कहता है दो में से एक चुनो, इसे करो इसे छोड़ दो। और दोनों एक चीज ले नहीं सकते हो कि इसे कर भी दो और छोड़ भी दो, नहीं। अब देखो एक सेंटेंस और मैं बताता हूं, कम विद मी और स्टे एट होम। अब ये कह रहा है कंपाउंड बनाओ, मेरे साथ चलो घर में ठहरो,
कुछ लड़के क्या करते हैं, मेरे साथ चलो और घर में ठहरो, लेकिन वो पूरी तरह गलत है। यहाँ दो ऑप्शन है, क्या कि मेरे साथ चलो या फिर घर में ठहरो या घर में रुको। तो यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ पर आपको एंड नहीं देना है, यहाँ और देना है। इसी तरह इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देना है डू इट और लीव इट, डू इट और लीव इट, ठीक। और ये भी कर सकते हैं डू इट और लीव, ये भी कर सकते हैं, इसे करो या छोड़ो। और या दोनों तरफ आप इट लगा सकते हो, या डू और लीव इट, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों तरफ देना चाहें तो बैलेंस बराबर रहेगा, इसे करो या इसे छोड़ दो, करो या इसे छोड़ दो, या फिर इसे करो और यहाँ से हटा, इसे करो या छोड़ दो। तो यहाँ पर ये कि ज़्यादातर यही होता है कि लड़कों को सजेस्ट किया जाता है कि भैया तुम दोनों तरफ लगा लो और ज़्यादा टेंशन न लो, तो तुम्हें भी संतुष्टि होगी और जो चेक करेगा उसको भी संतुष्टि होगी कि नहीं हाँ लड़के ने कवर कर दिया दोनों तरफ से। तो यहाँ पर ये देखिए कंपाउंड भी बन गया। तो 5 का बी था ये। अब चलते हैं यहाँ पर 5 के सी की तरफ। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कह रहा है सी का पहला है आई कैन डू इट, और ये पैसिव है। तो देखो सेंटेंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही दिन में सब पढ़ा जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 2 सेंटेंस और बचे हैं तो वो उनको पूरा कर दूँ। 2 क्वेश्चन बचे हैं नंबर, तो कम से कम एक दिन का पोर्शन एक पूरा हो जाएगा। तो आई कैन डू इट लिखा है, पैसिव बनाना है तो सीधे क्या बनेगा, इट कैन बी डन बाय मी बनाओगे, आपका पैसिव बन जाएगा। इसके बाद दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है दूसरा है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी, और फिर फॉर दिस डिसीज, फॉर दिस डिसीज, ये। और ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री का है। और बनाना इसका कौन सा दे रहा है, बनाना कह रहा है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री का है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको ये सेंटेंस बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना है। देख लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, इस बीमारी के लिए ये सबसे प्रभावशाली उपचार है, इस बीमारी के लिए ये सबसे प्रभावशाली उपचार है। बहुत सारे सेंटेंस लड़का बनाता है, लेकिन सब होता वही तरीका है, बस ये है कि थोड़ा सा सेंटेंस को वो नया कर देता है, शब्दों को नया कर देता है। लड़का उसी में थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है कि इसको कैसे करना है, करना वैसे ही है। तो देखो जब हम इसको बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो यहीं से शुरू करेंगे कि दिस इज, और इसको हटा देंगे क्योंकि हमें बनाना है कंपैरेटिव, इसको कंपैरेटिव मोड में ले लेंगे तो हो जाएगा मोर, और कर देंगे इफेक्टिव, ठीक है। और इफेक्टिव के बाद आप रेमेडी नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे दिस इज मोर इफेक्टिव देन, और फिर लिखोगे एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो जब हम इफेक्टिव लिखेंगे तो रेमेडी को बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमें एनी अदर लगाना है। एनी अदर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी और उपचार की तुलना में, इस बीमारी के लिए किसी और उपचार की तुलना में ये अत्यधिक प्रभावशाली है। तो यह जो उपचार है ये किसी और उपचार की तुलना में इस बीमारी के लिए ज़्यादा प्रभावशाली है। तो यहाँ मोर आया, मोर के बाद ये आपकी पूरी डिग्री हो गई, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसके आगे आपका द लगा था, इसके बाद आपका देन लगा है, और जब देन लगता है तो सिंगुलर में एनी अदर लगाना आपका जरूरी हो जाता है। और फिर आपका आ गया ये। अगर इसी को आप पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहें तो देखो कंपैरेटिव कर था, कंपैरेटिव बन गया, ये आपका सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के बाद अब बचता है आपका पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव को ऐसे सेंटेंस में शुरू करेंगे, नो अदर, फिर कर देंगे रेमेडी,
फिर कर देंगे फॉर दिस डिसीज, ये कर दिया। यहां पर हो गया, क्या हो गया कि नो अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज इज, और फिर कर देंगे सो, और फिर कर देंगे इफेक्टिव, फिर कर दिया जाएगा एज, और फिर आ जाएगा दिस। इसका लॉजिक क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में मेन सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, सुपरलेटिव में मेन सब्जेक्ट आगे रहता है, कंपैरेटिव डिग्री में मेन सब्जेक्ट आगे रहता है। बट जब पॉजिटिव होगा तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस एकदम उल्टा बनता है। तो नो अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज इज सो इफेक्टिव एज दिस, अर्थात इस बीमारी के लिए कोई दूसरा उपचार नहीं, और इज माने है उतना प्रभावशाली जितना ये है। तो ऐसे तीनों आपके स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस बन गए, तीनों एस्पेक्ट में आप एक साथ सेंटेंस देख रहे हो। और ये समझने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि तीनों सेंटेंस को, तीनों मतलब एक ही सेंटेंस को तीन स्ट्रक्चर पर एक साथ देखने का मतलब सेंटेंस बिल्कुल दिमाग से चिपक जाएगा। तो चूंकि समय काफ़ी हो रहा है इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, और आप इसको वीडियो को पॉज करके आप समझें, और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझको बताएं। फिर है आपका सेंटेंस, अब करेक्ट करके आ रहा है यहाँ पे, यू आर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट बचता है, अभी तो डी है, एक और था लेकिन वो कैप्स का है। तो यहाँ पर मैं 2 सेंटेंस और दे देता हूँ, फिर मैं ऑफ करता हूँ क्लास। यू आर सीनियर देन और मी है, और दूसरा था कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो ये आपको सिंटैक्स करना और सिंटैक्स के बेस पर इनको सही करना है। तो देखो सीनियर है, जूनियर है, प्रीफर है, ठीक, और प्रियर है, इनके साथ हमेशा टू आता है, ठीक। ये जो होते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें देन नहीं आता है, इनमें टू ही आता है। तो आप इसको हटाओगे, यहाँ पर आप टू कर दोगे, तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, कैटल्स कभी भी प्लूरल नहीं होता, हमेशा क्या होता है, कैटल होता है, जो कि ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो जो पहले से ही प्लूरल है उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन ये चूंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर लगेगा, और बस ग्रेजिंग का ग्रेजिंग रहेगा। मवेशी चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। अब कैटल में जब आप एस लगाओगे, पहले से बहुवचन है, बहुवचन को बहुवचन बनाओगे। जैसे कभी कभी कुछ गलती से लिख देते हैं चिल्ड्रेंस, ठीक है ना, तो क्या ये गलत नहीं है भाई, चिल्ड्रेन तो पहले से ही बहुवचन है ना, और ऐसा लगेगा चिल्ड्रेंस सही लिखा है, लेकिन ये गलत नहीं है। चिल्ड्रेन को एस लगा के चिल्ड्रंस कर रहे हो तो ये गलत है। इसी तरह से ये भी गलत है, इसलिए इसका एस हटाया, क्योंकि बहुवचन ये है। क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं चिल्ड्रेन तो ये भी बहुवचन ही होता है, तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया सीधे आएगी, इसके साथ भी आ गई, और इस तरह से ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है ना। तो ये था आज आपका सॉल्यूशन, और इसमें मैंने सेक्शन सी ग्रामर जो कि चौथा और 5वां क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया है। इसमें होमोफोन्स बचा है, तो लाइए मैं 1 मिनट का टाइम और लगेगा, इतना लगा है तो 1 मिनट का और लगेगा। इसमें जो है आपका लिखा हुआ रिफ्यूज और रिफ्यूज, रिफ्यूज और लिखा है रिफ्यूज, रिफ्यूज ये लिखा है, और अगला लिखा है सेल और सेल, सेल और सेल। तो देखो इस रिफ्यूज माने होता है इनकार करना, और इस रिफ्यूज का मतलब होता है शरण, और यह फिर होता है आश्रय। ये शरणार्थी वाला रिफ्यूजी वाला रिफ्यूज है, तो ये आपको आश्रय ऐसे करके होता है। और इस सेल माने सभी जानते होंगे बेचना होता है, और इसका मतलब होता है कोठरी, छोटा कमरा, और या कोशिका, ये कुछ भी कह सकते हो, ठीक। कोठरी या छोटा कमरा या कोशिका सेल माने। रही बात ये कि इनके यूज भी करने होते हैं, और देख लेता हूँ इसमें यूज करना है कि नहीं, का यूज बिल्कुल करना है। तो आप ये होता है जैसे ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, आपने सेंटेंस बना दिया और यहाँ पर लिख दिया
कि दिस इज द बेस्ट रिफ्यूज फॉर टूरिस्ट, अर्थात पर्यटकों के लिए ये सबसे उत्तम आश्रय स्थल है। ऐसे करके आपने छोटे से सेंटेंस बना करके यूज कर दिए। और सेल, जैसे ही इज सेलिंग मैंगोज बन गया, और दिस इज अ सेल फॉर प्रिजनर्स, ये जो है कैदियों के लिए सेल है। ठीक, तो ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस बच्चे जानते हैं कि वो इजीली बना लेते हैं, और ऐसे करके वो सेंटेंस का मेन चीज होती है इनकी मीनिंग आना चाहिए। अगर मीनिंग आती है तो इनका प्रयोग भी आसानी से कोई एक सेंटेंस बना करके और उसमें अंडरलाइन कर दिए। और अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि जैसे हमने इसको यूज किया